नमस्कार दोस्तों, सपनों का भारत 2047 चैनल में आपका स्वागत है। भाव है कि कम से कम आप अपने बच्चों की तो चिंता करते ही होगे, तो अपने बच्चे मतलब अगली पीढ़ी के लिए, अगली पीढ़ी क्या, कल की चिंता करो। जल समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि वर्तमान स्थिति में भी जहां प्रति व्यक्ति के लिए 200 लीटर वाटर की आवश्यकता है, वहीं अब 160 लीटर वाटर अवेलेबल है। जहां पर जब हम रसोई जाएं तो पीने को पानी ना मिले और वॉशरूम जाएं तो नहाने को पानी ना मिले। प्रभावशाली नियंत्रण कर पाए। आज की जनरेशन की और बच्चों की है, बल्कि छोटे छोटे शहरों में तो ये तक देखा गया है कि अगर वाटर लेवल कम हो रहा है तो कम होने पर वो हैंड पाइप की और डेप्थ बढ़ाते चले जा रहे हैं। समाधान पर चर्चा भी कम होती है, लागू करना तो दूर की बात है, वरना सबका समय तो सिर्फ भाषणबाजी में जा रहा है। ये ठीक उस तरीके की स्थिति कि कबूतर ने आंखें बंद कर ली, इसका मतलब वो सोच रहे हैं कि बिल्ली नहीं आएगी। 2047 तक हम विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं। देश की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये जो जल की समस्याएं हैं, ये समस्याएं क्या प्राकृतिक समस्याएं हैं या मानव निर्मित समस्याएं हैं? देश की आबादी वास्तव में नहीं बढ़ रही है। 130 क्या 370 लीटर प्रति व्यक्ति यहाँ बारिश हो रही है। रोड क्या हो गया आपके, भर गए। जिस गति से हम खर्च कर रहे हैं पानी, उससे ज्यादा रिचार्ज करना पड़ेगा। यही पूरे देश में लागू करना था। रिचार्ज की बात कर रहे हैं तो रिचार्ज का मतलब है क्या? रिचार्ज का मतलब है पुनर्भरण। नमस्कार दोस्तों, सपनों का भारत 2047 चैनल में आपका स्वागत है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं सपनों का भारत 2047 की, जहां पर हमारी कल्पना है ऊंची ऊंची इमारतों की और देश का एक फर्स्ट क्लास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की, अच्छी रोड, अच्छी सड़कें और अच्छी इमारतें। लेकिन सोचिए कि जब इमारतें तो बड़ी हों, सड़कें अच्छी हों, लेकिन हम सब जल के संकट से त्रस्त हों। जहां पर जब हम रसोई जाएं तो पीने को पानी ना मिले और वॉशरूम जाएं तो नहाने को पानी ना मिले। जल समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि वर्तमान स्थिति में भी जहां प्रति व्यक्ति के लिए 200 लीटर वाटर की आवश्यकता है, वहीं अब 160 लीटर वाटर अवेलेबल है। दूसरी तरफ हमारा देश जल स्तर को लेकर के वर्ल्ड में 133 रैंक पर पहुंच चुका है। देश में जहां एक तरफ जल को लेकर के त्राही त्राही हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं पर बादल फट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई जिलों में सूखा पड़ रहा है। ऐसे में हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सबको जल प्रबंधन सीखना बहुत जरूरी है, जिससे कि इस देश में जल त्रासदी ना आए। आज जल संबंधी समस्या को लेकर के हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं जल गुरु श्री महेंद्र मोदी जी। महेंद्र मोदी जी को जल गुरु की उपाधि मिली हुई है और ये उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी रह चुके हैं। डीजीपी पोस्ट से रिटायरमेंट से लगभग 10 साल पहले से ही इन्होंने जल संबंधी समस्याओं को लेकर के काम करना शुरू करा और जल समस्याओं को लेकर के ये इतना चिंतित है कि इन्होंने अपना पूरा जीवन पिछले 15 साल से सिर्फ और सिर्फ जल की समस्याओं के समाधान को लेकर के समर्पित कर दिया है। आज समस्याएं क्या हैं, उनके क्या समाधान हो सकते हैं और किस तरीके से एक आम व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करके जल समस्याओं से ऊपर आ सकता है, इस विषय में हम बात करने जा रहे हैं जल गुरु महेंद्र मोदी जी से। नमस्कार मोदी जी, स्वागत है मोदी जी आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी, आपका भी धन्यवाद और आपका भी स्वागत। सर, एक सवाल है मेरे मन में कि आप उत्तर प्रदेश से डीजीपी रैंक से टैक्स से रिटायर हुए, लेकिन डीजीपी रैंक से लगभग 10 साल पहले से ही आपने जल संरक्षण पर काम करना शुरू करा। सरकारी नौकरी में होते हुए, सीनियर ऑफिसर होते हुए ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको प्रेरित करा और आप जल समस्याओं के समाधान के लिए निकल पड़े? तो सबसे पहले मैं टाइम फ्रेम के बारे में बता दूं कि सन 2008 से लगातार मैंने अपने व्यक्तिगत समय में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, नदी संरक्षण, वृक्षारोपण और भारतीय संस्कृति एवं जल संरक्षण उत्सव अभियान शुरू किया था। और यह व्यक्तिगत समय में किया, यानी छुट्टियों के दिन किया। तो इसलिए हमारे पुलिस विभाग की ड्यूटियां भी चलती रही, यह भी होता रहा। तो ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको इन चीज़ों के लिए प्रेरित किया? छुट्टी के दिनों में जब मैं गांव-गांव जाता था, लोगों से पूछता था कि आपकी कोई पुलिस से संबंधित समस्या हो तो बताइए। तो एक रविवार हो गया, 2 रविवार हो गया, इसी तरह से लोगों ने कहा कि समस्या तो है लेकिन पुलिस की नहीं है, पानी की है।
तो हमें लगा कि नहीं, अब एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ेगी। अब वो एक्स्ट्रा ड्यूटी रात को ही संभव थी, तो रात को हमने फिर जल संरक्षण पर जितनी भी उपलब्ध पुस्तकें भारत की थीं, इंटरनेट पे जितनी यूएसए की मटेरियल मिल सके, वो मैंने अध्ययन करना शुरू किया रातों 11 से 2 बजे तक। उसके बाद फिर जो कुछ सैद्धांतिक चीज़ें देखा, पढ़ा, सुना, उसको मैंने व्यावहारिक रूप में लागू करना शुरू कर दिया। तो समस्या बुंदेलखंड में उसमें बहुत ज़्यादा थी, 5 वर्षों से ठीक से पानी नहीं बरसा था, तो इसलिए हमें इस क्षेत्र में भी उतरना पड़ा, जो आगे चलकर मेरा जुनून बन गया, पैशन बन गया। तो वर्तमान में आप भारत की स्थिति जल समस्याओं के संबंध में किस स्तर पर देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? समस्या है इसलिए चिंता है, और चिंता आंकड़ों में नहीं है। चिंता यह है कि हमें जो करना चाहिए हम करते नहीं हैं। मान के चलते हैं कि यह सरकार का काम है, भारत सरकार का काम है, मुख्यमंत्री जी का काम है, जबकि यह नागरिकों का काम है। आर्टिकल 51 ने भारतीय संविधान के में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य हमारे नागरिकों के हैं, उसको हम निभाना नहीं चाहते, क्योंकि कोई डंडा नहीं है। डंडा का मतलब ये कि जैसे मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए एनफोर्समेंट है लॉ का, कि कानूनी रूप से इसको लागू किया जा सकता है, एनफोर्सेबल किया जा सकता है, कोर्ट इसको आपको लागू करने को बाध्य भी करेगा, लेकिन मौलिक कर्तव्य में ये एनफोर्सेबिलिटी नहीं है या बाध्यता नहीं है, और बिना बाध्यता के हम कुछ काम नहीं करना चाहते। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार इसे जन आंदोलन बनाने के लिए कई बार आह्वान किया, और खुद उन्होंने सफाई करके एक नहीं कई बार लोगों को करके दिखाया। यह है चिंता का विषय कि हम सफाई संस्कृति, जल संरक्षण संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण संस्कृति की शुरुआत भी नहीं कर रहे हैं, लागू करना तो दूर की बात है। तो इसकी धारा कहाँ से उठ रही है? आपको लगता है कि ये कहीं शिक्षा पद्धति में कोई कमी ऐसी है जिससे लोग या तो अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, या अगर अवेयर हैं तो उसको आगे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सही नब्ज आपने पकड़ा कि शिक्षा व्यवस्था जो हमारी है वह सैद्धांतिक ज़्यादा है। किताबों में जो बातें लिखी हैं उसे रटाना ज़्यादा है। व्यवहार में करके उस पर मार्क्स अलॉट करना कि नहीं ये तुम्हें करना है और तुम्हें रिजल्ट देना है कि जल स्तर किसने ऊंचा किया। जैसे हम लोगों के बचपन में छोटी छोटी क्यारियां दी जाती थी कि खेती करो, उसके अलग अंक आवंटित थे और हम करते थे खेती जी। तो हमारी शिक्षा पद्धति वास्तव में जहाँ होनी चाहिए, जिस रूप में होनी चाहिए, नहीं। सर, ये बात तो चलिए शिक्षा पद्धति की हम करें तो ये आज की जनरेशन की और बच्चों की है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो बड़े लोग भी मैंने देखा है कि वो जल को लेकर के ना तो चिंतित हैं, ना जल की समस्या को समझना चाहते हैं। बल्कि छोटे छोटे शहरों में तो ये तक देखा गया है कि अगर वाटर लेवल कम हो रहा है तो कम होने पर वो हैंड पाइप की और डेप्थ बढ़ाते चले जा रहे हैं, समरसीबल की डेप्थ बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन कैसे वाटर रिचार्ज हो या किस तरीके से वाटर को सेव करें उस पर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। ये ठीक उस तरीके की स्थिति की कबूतर ने आंखें बंद कर ली, इसका मतलब वो सोच रहे हैं कि बिल्ली नहीं आएगी। दरअसल मैं तो यही कहूँगा कि भारत जैसे देश में, चूँकि हम ऐसे भी वातावरण में रहें जब हमें अगली प्रतियोगिता हमारी कहाँ है, जब 2047 तक हम विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं, तो हमारे पड़ोस में एक ऐसा टोटलिटेरियन स्टेट है, ऐसी व्यवस्था वहाँ पे जहाँ प्रजातंत्र कम है और उत्पादकता पर ज़्यादा ध्यान है। हम ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी चाहते हैं, तो कम से कम इतना तो करें कि जिसको कहते हैं ना, वो एक राष्ट्र एक चुनाव भारत में ज़रूरी है, ताकि हमारे जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, राजनेता हैं, शासक वर्ग हैं, वह काम पर ज़्यादा ध्यान दे पाएँ और अपने ब्यूरोक्रेसी पर इफेक्टिव कंट्रोल, प्रभावशाली नियंत्रण कर पाएँ। तब हम वो देख पाएंगे कि वास्तव में करना क्या है, वरना सबका समय तो सिर्फ भाषणबाजी में जा रहा है। यहाँ तक कि जो वर्कशॉप तथाकथित कार्यशालाएं भारत में होती हैं, जिसमें तथाकथित डिग्री होल्डर या तथाकथित शिक्षित वर्ग जाता है, 90% समय सिर्फ आंकड़ों में बिताता है, समाधान पर चर्चा भी कम होती है, लागू करना तो दूर की बात है। ये है चिंता का विषय।
सर, आपको काम का भी बहुत अनुभव है, उम्र का भी बहुत अनुभव है। उसमें जानना ये ज़रूरी है कि देश की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये जो जल की समस्याएँ हैं, ये समस्याएँ क्या प्राकृतिक समस्याएँ हैं या मानव निर्मित समस्याएँ हैं? बहुत सही प्रश्न पूछा आपने नितेश जी। देश की आबादी वास्तव में नहीं बढ़ रही है। एक समुदाय की आबादी वास्तव में नहीं बढ़ रही है। 2.1 जब बर्थ रेट होगा तब हम रिप्लेसमेंट लेवल पे आएंगे। बढ़ रही है किसी और कारण से, विदेशियों के आने से, बांग्लादेशी रोहिंग्या के आने से, तो वो तो एक विषय हुआ। लेकिन चिंता दूसरी है कि आबादी नहीं भी बढ़ेगी तो जिस दर से हम खर्च कर रहे हैं उस पर तो ध्यान ही नहीं है। तो हमें करना क्या होगा कि जिस लेवल पे, जिस गति से हम खर्च कर रहे हैं पानी, उससे ज़्यादा रिचार्ज करना पड़ेगा। अब ये करना पड़ेगा इस आधार पे कह रहा हूँ जो मैं कर चुका और मैं कैच कर सकता हूँ। हम उस अपराधी को पकड़ सकते हैं, वो गति हमारे पास थी और है। जैसे हमने देश के कई प्रांतों में, 4-5 प्रांतों में, जैसे बुंदेलखंड में ही आप 33 बटालियन PSC ले लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, एक 220 एकड़, एक 380 एकड़ की जगह, वहाँ हमने 40 साल से सूखे पड़े हैंडपंप को 4 महीने में जीवित किया। अच्छा, वो कैसे किया कि वहाँ जगह काफ़ी है, मतलब वाटर कैचमेंट एरिया काफ़ी है जी। तो ज़्यादा वाटर कैचमेंट एरिया का पानी हम इस तरह से डिजाइन किए अपने ट्रेंचेस को कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी हैंडपंप के पास रिचार्ज हो। मैसिव रिचार्जिंग जिसे कहते हैं, जैसे कहते हैं ना मैसिव हार्ट अटैक हो गया, मैसिव रिचार्जिंग हम पानी करने लगे जी। अब बुंदेलखंड जहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है, जहाँ की ज़मीनी बनावट ऐसी है कि उसमें चिकनी मिट्टी या काली मिट्टी है नहीं कि पानी रोक सके जी। बहुत तेज़ी से पानी दूर भाग जाता है। लेकिन कहाँ तक भागेगा? जब हम बहुत ज़्यादा पानी रिचार्ज करेंगे तो कोई तो सैचुरेशन पॉइंट, कोई तो एंड पॉइंट मिलेगा। अब वो हमने पूरी तरह सैचुरेट कर दिया। इस कारण से फिर जब जल स्तर ऊंचा हुआ तो ऊंचा हुआ। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये हर साल चलता रहे, क्योंकि हर साल हम खर्च करेंगे। यही पूरे देश में लागू करना था। अब मान लिया, अब आप दिल्ली की बात कीजिए जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं। दिल्ली में हमने कैलकुलेट किया कि 1498 वर्ग किलोमीटर का एरिया, यहाँ पर जितना पानी बरसता है जी, अगर जैसे आपने कहा ना कि हमें 130 लीटर प्रति व्यक्ति चाहिए, 140 ये बहुत पुराने आंकड़े हो गए। आज की तारीख में तो उतनी उपलब्धता ही नहीं है। आप 15% लोकल पानी जो दिल्ली में बरसता है वो 15% मिल रहा है, बाकी 85% तो आप पड़ोसी प्रांतों या दूसरी नदियों से पानी ला रहे हैं। ठीक है, मेरा कहना है कि 130 क्या 370 लीटर प्रति व्यक्ति यहाँ बारिश हो रही है। अच्छा, मतलब 200 चाहिए और 370 हो रही है। आपको चाहिए 140 लीटर, 200, आपने कहा 200 चाहिए। चलिए 200 मान लेते हैं जी। आपको बरस तो रहा है 340 लीटर पर प्रति व्यक्ति जी। हम बचा कहाँ रहे हैं? अब बचा कहाँ नहीं रहे हैं। आप बस सड़क के किनारे चलिए, कॉमन सेंस की बातें करना उचित रहेगा, आम आदमी इसको समझ सके। सड़क के किनारे जाइए, बारिश का समय आया जी, रोड क्या हो गया आपके, भर गए। तो ये जो वाटर लॉगिंग हो गई, जिसको हिंदी में कहते हैं जल प्लावन जी, तो जल प्लावन तो हो गया। क्यों? क्योंकि साहब बगल में पेमेंट है, वहाँ पे पक्की ईंटें लगी हुई हैं, सीमेंटेड लगी हुई हैं जी। पानी रिचार्ज करने की जगह नहीं दे रहे हैं आप। सड़क है, सड़क के किनारे पानी रिचार्ज करने के लिए हर 50 मीटर पर इनको वाटर रिचार्ज सिस्टम या तो बनाएं या फिर ट्रेंचेज बना दें, सिंपल सा। अच्छा अगर आपके पास पैसा, आम जनता ये समझना चाहेगी, हमारी ऑडियंस से समझना चाहेगी कि जब आप रिचार्ज की बात कर रहे हैं तो रिचार्ज का मतलब है क्या? बहुत बढ़िया, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, मौलिक बातें हैं, आधारभूत बातें सबको मालूम होना चाहिए। अब ये समझिए कि आप एक बैटरी लैंप ले आए जी, लैंप लाया स्टूडेंट और 6 घंटे चार्ज किया, फिर बिजली चली गई जी। अब उस रिचार्ज लैंप को उसने ऑन किया, मतलब डिस्चार्ज कर रहा है, मतलब जो उसमें ऊर्जा है वो धीरे धीरे खर्च हो रही है जी, पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा जी। फिर आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, बल्कि 20% बच जाए तभी रिचार्ज करना पड़ेगा जी।
तो रिचार्ज का मतलब है पुनर्भरण, फिर से भरना। वो कैसे? तो उसी तरह धरती का पानी, बल्कि मैंने इसको यूं कहा है, त्वदीयम जलम हे पृथ्वी तुभ्यमेव समर्पये। धरती का ही पानी, समुद्र का पानी भाप बनकर आकाश में गया, बादल बना, फिर रिसाइकिल होकर के नीचे आया, जी। धरती पर बरस गया। उसे हम जमीन में ले जाएं, ठीक है, कहाँ ले जाएं? तो अब 100% एरिया में तो आप शायद रिचार्ज ना कर पाए, मैं तो कर सकता हूं जी। आम आदमी के लिए कठिन काम है। तो मैंने उसमें ये फॉर्मूला दिया, 4 मॉडल इसी कारण विकसित किया कि जहाँ जहाँ हैंडपंप है, कुआं है, बोरवेल है, ट्यूबवेल है, सबमर्सिबल पंप सेट है, मतलब हर तरह का पाइप वेल या डगवेल हो, जी। उदा हुआ कुआं हो या पाइप वाला कुआं हो, उसी के पास 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट की दूरी पे जहाँ जैसी जगह की उपलब्धता हो, वहीं पे ट्रेंचेस बना करके, जिसमें सुरक्षा कवर भी जरूरी हो जी। ताकि कोई दुर्घटना ना हो, बस पानी रिचार्ज करना शुरू कर दीजिए और उसके बाद देखिए कि उसका जल स्तर ऊपर आएगा। और ये इसमें बहुत बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। जो गलतियां हमारे इंजीनियर कर रहे हैं देश के, दुर्भाग्य से वो ये कर रहे हैं कि हैंडपंप सूख गया, अब सूखे हुए हैंडपंप में ही बारिश का पानी, छत का पानी डायरेक्ट वो ले जा रहे हैं एक्वीफर में। अब कहेंगे एक्वीफर क्या है? जी। धरती के अंदर का एक जल स्रोत है, बस इतना ही समझ लीजिए आप। वह जल स्रोत बलुआही हो सकती है, वह तालाब के रूप में हो सकते हैं, वह छोटी नदी धारा के रूप में हो सकती है, उसको एक्वीफर कहते हैं। जल धारक स्तर उसका नाम दिया गया है। हमने उसको सीधा कह दिया धरती के अंदर का जल स्रोत, ताकि आप आराम से समझ सकें। जी। तो उसमें डायरेक्ट पानी डालने से क्या होगा कि जो छत पर का भी पानी आप डालेंगे तब भी, और यहाँ तो हम जमीन का पानी डालने जा रहे हैं, सारा एक्वीफर जो साफ सुथरा है वो आपका गंदा हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, कंटेमिनेटेड हो जाएगा, विषाणुयुक्त हो जाएगा, सारी तरह गंदगी चली जाएगी। तो मेरे जो मॉडल्स जो भी हैं, कोई भी 5 फीट, 7 फीट, 10 फीट से ज़्यादा गहरा है ही नहीं। बाकी वो नेचुरल वे में, नेचुरल फिल्टर से होकर नीचे जाएगा। जैसे ये लोग करते क्या हैं, जब भी रिचार्ज सिस्टम बनाते हैं या तो वो करते क्या है कि साहब बालू और गिट्टी का लेयर बना दिया 3-4 फीट का। कहीं कहीं ये लोग मान लिया किचन की गंदगी हो तो वो कार्बन चारकोल भी लगा देते हैं, लेकिन इतना मैसिव रिचार्जिंग में आपको कार्बन चारकोल की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे ना, जरूरत है। बस धरती के अंदर सब कुछ है, मिट्टी भी है, गिट्टी भी है, बालू भी है, जो देना चाहते हैं वो सब है वहाँ पे। जी। और छोटा नहीं, बहुत बड़ा है जी। क्योंकि आज दिल्ली में जलस्तर कितना है, कहीं कहीं 1000 फीट नीचे हुए, कहीं हो सकता है 1500 फीट नीचे हो। जी। ये तो मैं आज से करीब 10 साल पहले कुतुब मीनार से भी आगे जाके देखा, तो उस समय वहाँ पे एक मेडिटेशन सेंटर में 850 फीट नीचे बोरिंग थी। अच्छा। तो अब 10 साल में तो और स्थिति बदली। तो हमें पानी वहाँ नहीं ले जाना है, हम तो बस 5-10 फीट पे छोड़ दिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पानी रिचार्ज करना है। और जहाँ पर खर्च कर रहे हैं पानी, जैसे हैंडपंप से खर्च कर रहा है, उसी के पास रिचार्ज कर दीजिए, तो पूरी दिल्ली खर्च आपको रिचार्ज करने की। वैसे भी सर, भारत का डाटा जो आया है उस डाटा में ये कहा भी गया है कि टोटल रेंज जो हो रही है उसमें से सिर्फ हम 12% ही यूज कर पाते हैं, बाकी 88% तो वो वापस समुद्र में जाकर के मिल जाता है। हाँ, कहीं 12%, कहीं 15% का ये है। और आज की तारीख में बल्कि 15 से घट के 12 हो गया होगा, क्योंकि बारिश सालाना 1080 मिलीमीटर से बढ़ के 1140-50 मिलीमीटर तक हो गई। थोड़ी बारिश बढ़ी है जी। पर सिर्फ भारत की नहीं बढ़ी है, पूरी दुनिया की बढ़ी है। जी। वो 80 सेंटीमीटर से बढ़ के 110 सेंटीमीटर हो गई ग्लोबल एवरेज, और भारत की भी कुछ बढ़ी है। सर, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आजकल की जनरेशन, उनके लिए कुएं, पाइप, बल्कि कुछ सालों पहले की अगर मैं बात करूं तो मुझे भी लगता था कि ये कुएं और ये तालाब ये किस काम के हैं, लेकिन जब मैंने समझने की कोशिश करी तो मुझे उनका महत्व समझ में आया। लेकिन आजकल के लोगों के लिए तो व्यर्थ की चीज़ें लगती हैं, उनको लगता है कि तालाब जबरदस्ती की जगह घिर रही है, कुएं क्यों हैं। ये हमारी ऑडियंस के लिए भी आप समझाइए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, हमें क्यों रिवाइव करना इनको ज़रूरी है। बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। तालाब तो ज़रूरत है ही,
लेकिन तालाब का मॉडल भी ज़रूरत है, जो दुर्भाग्यवश जिसको कहते हैं ना, मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। तालाब ये खोद तो देते हैं, लेकिन तालाब की डिज़ाइन बहुत ही गंदी कर रहे हैं। 2 बातें हैं, तालाब की उपयोगिता है धरती का पानी रिचार्ज करने की। जैसे इसको यूँ समझिए कि 33 बटालियन पीएसी मतलब पैरामिलिट्री फोर्स झांसी में जब हमने बाउंड्री वॉल वो पिलर पे था, यानी कैंपस का 220 एकड़ का सारा पानी बह के बाहर चला जाता था, और वहाँ पर टोपोग्राफी ऐसी है कि स्लोप में है। लेकिन जब हमने बाउंड्री वॉल के पास मिट्टी डाला, तालाब खोद करके उसको बंद कर दिया, तो बाहर जाना पानी डायरेक्ट बंद हो गया, तालाब में आना शुरू हुआ। लेकिन जब तालाब रिचार्ज हुआ तो पीएसी में तो कोने में एक हमने तालाब बनाया, लेकिन उसके बाद के रोड को पार करके जो नीचे खेत थे और कुआं थे जिसमें पानी रहता ही नहीं था, वो सारे रिचार्ज हो गए और हर साल रिचार्ज होते हैं। अब वो किसान लोग खुश हो गए कि साहब आपके यहाँ बनाया हुआ तालाब हमारे 100 मीटर दूर हमें फ़ायदा पहुंचा गया। तो आप समझ सकते हैं कि फ़ायदा कितना है तालाब का। ये तो हो गया तालाब के फ़ायदे। जी। दूसरी ज़रूरत चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर की बात की, तो अमृत सरोवर की तो बात कर दी, लेकिन मुख्य बिंदु क्या है, ये तालाब को चारों तरफ से जो मिट्टी निकली उससे बंद कर देते हैं। पहले तालाब कैसे होते थे, कम से कम एक दिशा से कम 25% दिशा से पानी आता था। वाटर कैचमेंट एरिया का जल ग्रहण क्षेत्र का पानी उसमें आना चाहिए जरूरी तालाब में, वो आपने चारों तरफ से बंद कर दिया। ये हमने झारखंड में 2019 के फरवरी में गोड्डा जिले में मैं गया तो देखा कि आदर्श तालाब उस जमाने में 50 लाख का बना था, और बाहर से अंदर पानी आने के लिए गिनकर 2 फीट डायमीटर का एक पाइप रखा है, और वो भी नीचे से। कैसे पानी आएगा? तो ये जरूरत से ज्यादा विद्वत्ता हमें समझ में नहीं आई इन इंजीनियरों। मोदी साहब ने तो, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैच दी वाटर रेन का भी काफ़ी उन्होंने नारा लगाया, और उसको काफ़ी उन्होंने एक बड़े स्तर पर प्रमोट भी किया। लेकिन क्या वास्तव में हर जिले स्तर पर ये कैंपेन चल रहा है, ये तालाब बन रहे हैं, वाटर के लेकर के जितनी भी समस्याएं, क्या उस पर गंभीरता से विचार हो रहा है? तालाब बन रहे हैं, कुछ अच्छे न्यूज़ भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में जो नदियां हैं जी, तो माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी, इन्होंने क्या किया, सभी डीएम्स को भी निर्देश दिया, और मैं खुद लोक भारती से और पर्यावरण भारती के साथ काम करते कर मैंने देखा कि कई जिलों में नदियों में डिसिल्टेशन करके उसकी सफाई की गई है और नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है, और कुछ सफलता मिल भी चुकी है, और अब तो सारे के सारे 75 जिलों में डीएम एक करेंगे। तो बहुत सुखद और समाचार ये है। कुछ और भी न्यूज आया कि हाँ कुछ जगहों पे जलस्तर ऊपर हुआ है। जी, ऊपर होने के और भी अच्छे कारण भी हैं, क्योंकि इधर 3 सालों से तो लगातार मैं देख रहा हूँ बारिश अच्छी हो रही है। जी, ठीक है, अनटाइमली हो रही है क्लाइमेट चेंज के कारण, लेकिन हो रही है। सर एक चीज़ जानना और बहुत ज़रूरी है जनरेशन के लिए, स्कूल के लिए, कि गांव और शहर इन दोनों के बीच में वाटर कंजर्वेशन मेथड्स को लेकर के या वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स को लेकर के क्या कोई डिफरेंस रहता है, या जो हम विलेजेस में फॉलो कर रहे हैं वही हम सिटीज़ में भी फॉलो कर सकते हैं? बिल्कुल अंतर है। गांव में जैसे झारखंड में इन्होंने खेत में 10 फीट गहरे, 8-10 फीट गहरे कच्चे तालाब, कच्चे एक तरह से कुआं समझ लीजिए। जी, वो अब वो क्षेत्रीय नाम अलग अलग हैं, उसकी बात की इन्होंने। अब 2-3 कारणों से लोग उसको लागू नहीं किए। एक तो ज़रूरत से ज़्यादा कंजर्वेटिज्म लोगों का आ गया और समझ में कमी आ गई है। तो उसमें आइडिया ये था कि साहब खेत में हमें बहुत ज़्यादा गहरे की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, रिचार्जिंग भी होगा, एक्स्ट्रा पानी बह के नहीं जाएगा, वो एक्स्ट्रा पानी वहीं रिचार्ज होगा, और जब सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो उससे सिंचाई के लिए भी पानी मिल सकता है। कहीं कहीं पे एक आध दुर्घटना हुई होंगी एक्सेप्शनल केसेस में। दुर्घटना सावधानी नहीं बरतेंगे, चारों तरफ से ये नहीं पता चलेगा कि बारिश में हमारा वो कुआं कहाँ है, तो वो सावधानी होनी चाहिए थी और आराम से बिना खर्च के भी हो सकती थी।
अब इसके चलते क्या हुआ है कि झारखंड में इस साल तो चलिए बारिश अच्छी हुई, इसके पहले तो 2 साल लगातार तो बारिश ढंग से हुई ही नहीं और एक भी फसल ठीक से नहीं हुई थी। तो खेत का मॉडल तो थोड़ा अलग है जी। शहरों में क्या करेंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मकानों के पास आप अलग से लगाएंगे, उसमें बेशक बहुत बढ़िया सुरक्षा कवर भी होगा, उस पर चाहे तो गाड़ी भी चली जाए, चारों तरफ से पोरस दीवार बनाएंगे, दीवार भी आपकी सीमेंट और ईंट की होगी, तो वो सिस्टम एक अलग है, रेन वाटर रिचार्ज सिस्टम एक अलग है जी। तो गांव में खेतों में उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सड़कों की बात करेंगे तो गांव में आप चाहें तो खेतों में ही बगल में ट्रेंच बना सकते हैं, मतलब कम खर्च में पूरा कर सकते हैं। सड़कों के किनारे अगर गांव में भी हैं तो आप वहाँ भी रिचार्ज सिस्टम बना सकते हैं। शहरों में तो रिचार्ज सिस्टम ज़्यादा जरूरी, क्योंकि यहाँ का घनत्व तो आबादी का बहुत ज़्यादा है, स्पेस कम है। सर, जल से संबंधित ये तो हमने बात करी जल स्तर, जल प्रबंधन की, लेकिन एक जल जो हम पीते भी हैं, अगर हम उस जल की बात करें तो आज आरओ का वाटर के बगैर लोगों का गुजारा नहीं है, और दूसरी तरफ आरओ के वाटर में वाटर की वेस्टेज भी बहुत हो रही है। साथ साथ ये भी कहा जाता है, इसमें दोनों स्टडीज़ हैं, कुछ इसको फैक्ट बताती हैं, कुछ इसको फॉल्स बताती हैं, कि जो आरओ का वाटर है वो हमारी हेल्थ को भी डिस्टर्ब करता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं। तो दो समस्याएं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेन हो गई। पहली, आरओ से होने वाली वाटर वेस्टेज, और दूसरा आरओ का वाटर कितना हेल्दी है हमारी हेल्थ के लिए। इस पर आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल सही, सबको जानना भी चाहिए। पहली बात तो ये कि आरओ वाटर है क्या चीज़? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है कि पहले तो जैसे केमिस्ट्री में हम लोग करते थे कि साहब वो वेपराइजेशन भी हुआ, फिर उसको ठंडा किया गया तो पानी बनकर वापस नीचे चला आया, तो उसकी जो इम्प्योरिटीज या मिनरल्स हैं वो दोनों के दोनों अलग हो गए। लेकिन जब आपके यहाँ आरओ लगा हो तो जो उनका टेक्नीशियन आता है वो आपको पिपेट डाल करके आपको बताएगा कितना टीडीएस चाहिए आपको, 100 करें 50 करें। वो करता क्या है, वहाँ तो उसको प्योर हो चुका था पानी, फिर टैप वाटर को मिक्स कर देता है उसी हिसाब से, तो इम्प्योरिटीज तो कुछ ना कुछ फिर भी रहेंगी जी। मिनरल्स थोड़े से मिल जाएंगे आपको। लेकिन ये फैक्ट है, मेरा अपना अनुभव भी है कि ये आरओ वाटर पीते पीते मेरे घुटने इतने कमज़ोर हो गए थे कि दौड़ने में के लिए मुझे सोचना पड़ता है कि मैं दौड़ पाऊँगा, इतना जोर लगाऊँ यहाँ पे। फिर बाद में मैंने क्या किया, चूँकि इस जल संरक्षण अभियान में पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, तो बाद में पता चला कि मुंबई में एक केमिस्ट्री के साइंटिस्ट ने कुछ चिप्स डेवलप किया, उसको मैंने मंगाया, मात्र 10,000 रुपये खर्च हुए और अब 3 साल हो गए हैं। घड़े के पानी में एक परमिएबल कपड़े के अंदर वो रहता है, वो पानी इतना बढ़िया प्यूरिफाई करता है कि डायरेक्ट टैप वाटर से मैं पानी पीता हूँ, और तब से मेरे घुटने बहुत बेहतर हो गए। अच्छा। अब तो मैं आराम से 20-20 किलोमीटर भी चल सकता हूँ। तो ये एक फैक्ट है, ये मिथ नहीं है। तो आप इसका मतलब आरओ की सेल कम करवा रहे हैं। जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा नुकसान देश का है, हम सोचेंगे विकसित भारत 2047 और आपके घुटने ही आपको साथ नहीं दे रहे हैं जी, तो ऐसी चीज़ बंद हो जाए तो बेहतर है। बिल्कुल ठीक बात है, हिंदुस्तान की सेहत के लिए। नंबर 1। नंबर दूसरा आपने बिंदु पूछा था, दूसरे मैंने बात की थी कि आरओ की जो वाटर वेस्टेज ये भी फैक्ट है। वाटर क्या, 1 लीटर पानी, आप तो खुद ही देखते हैं कि वाटर के साथ जो एक पतली ट्यूब निकली, उससे जैसे ही आपने मशीन ऑन की तुरंत पानी निकलना बाहर, तो वो 1 लीटर के लिए 3-3 लीटर पानी हम वेस्ट करते हैं, 1 लीटर आरओ वाटर के लिए। तो पानी वेस्टेज तो हो रहा है। तो आम जनता, लेकिन ये कह देने मात्र से नहीं हो रहा है, फिर बाकी आप खुद व्यवस्था करो। अरे भैया, उस आरओ कंपनी के लिए भी बाध्यता कर देनी चाहिए कि आप इस पानी को कहाँ फिर छोड़ेंगे, हम कहाँ छोड़ेंगे, या हर अपार्टमेंट में हर मकान में वो पानी कहाँ छोड़ेगा। वो फिर क्या करता है, उसी गंदे नाले के लिए सीवेज ट्रीट नाले में फेंक दिया। नहीं, आपके हर अपार्टमेंट के लिए रेगुलेशंस है कि इतना % ग्रीन एरिया में रखेंगे। आप इस पानी को उस ग्रीन एरिया में भेज दीजिए, पौधों के लिए भेज दीजिए, जी, वेस्टिंग खत्म।
ये करने की जरूरत है। आपके सर आपने इतनी रिसर्च करी, आपने अपने पेटेंट्स भी ले रखे हैं, आपने पुस्तक भी लिखी है सब जन पानी राखिए। हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, जब हर एक को पानी की आवश्यकता है और जल ही जीवन है, तो हर व्यक्ति को जल को बचाने की शिक्षा भी होनी चाहिए। ऐसे में आप क्या सुझाव देंगे जिससे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में जल की शिक्षा ले पाए और जल प्रबंधन भी कर पाए? मेरे विचार से हर सरकार, इनके पास पॉलिटिकल विल की कमी है, वो चाहे किसी भी पार्टी की हो। जैसे एक प्रांत की ही बात है, ले लें, इतना जब मैं जल संरक्षण सलाहकार उत्तर प्रदेश सरकार में अवैतनिक 6 दिसंबर 2017 से हूँ, तो मैंने ये बात रखी थी और सब सहमत हो गए थे कि भैया अनिवार्य करना है, जो वेस्ट कर रहे हैं पानी उनके लिए वाटर मीटर भी लगा दीजिए आप। स्कूलों की अगली मान्यता एक्सटेंशन के लिए वहीं पे रोक लगा दीजिए अगर उन्होंने अपने कैंपस का 100% पानी रिचार्ज नहीं किया तो। और इसके लिए बहुत ही इकोनॉमिकल मॉडल उपलब्ध हैं। तो इसके लिए तो एक तो पॉलिटिकल विल की बात होगी। ये बात ज़रूरी है कि रिचार्जिंग के साथ साथ, कानून के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें ज़रूरी हैं। वो ये कि एक पॉलिटिकल विल तो एक बिंदु हो गया, और साथ साथ रिटन मटेरियल भी लोगों के पास उपलब्ध रहें, क्योंकि मान लिया जाए आपने लागू कर दिया कि नहीं साहब ये तो आप अनिवार्य है, नहीं तो आपको हम कुछ सिविक बेनिफिट्स जो मिलेंगे उसमें हम आपके टैक्स बढ़ा देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, और बढ़ाना भी जरूरी है जी। तो बढ़ा देंगे तो फिर अब वो जानता पूछेगी साहब की तो कितना खर्च होगा, कौन बना देगा, कहाँ पढ़ेंगे मटेरियल। तो इसीलिए मैंने पुस्तक पहले तो लिखी थी सब जन पानी राखिए, बाद में दोनों को अपडेट करते हुए मेरी जो पुस्तक है प्रभात प्रकाशन से, वो है ऐ मेरे प्यासे वतन। जी। तो मैं अपने पूरे देश को संबोधित कर रहा हूँ प्यासे वतन के रूप में, कि अब ऐ मेरे प्यासे वतन के बाद कि हाँ इसका समाधान है, हम आपकी प्यास बुझा सकते हैं। शर्त यह है कि आप मुझे फॉलो करो, अनुसरण करो। किसको? सिंपल सी बात है, 385 रुपये में एक पुस्तक आपके घर पहुंच जाएगी, जो मैंने काफ़ी ज़्यादा खर्च करके, क्योंकि रिसर्च में ही खर्च हुए, पुस्तक प्रिंट करने में खर्च हुए, तो उसकी तो मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप इतनी सी चिंता करने लगे हो, अरे साहब पढ़ना पड़ेगा। कुछ नहीं, अलग अलग चैप्टर हैं, 15 पेज में एक चैप्टर पढ़ लिया आपने, वाटर रिचार्ज सिस्टम आपने बना लिया। पूरी पुस्तक एक साथ थोड़े पढ़नी है। ट्रेंच बनाना है, 7-8 पेज पढ़ना है, पढ़ लो। उसके बाद पहली बात तो ये समझिए कि वाटर रिचार्ज सिस्टम बनाना खर्च नहीं है। लोग कहते कितना खर्च पड़ेगा, खर्च है ही नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है, पूंजी निवेश है। वो कैसे? मैंने पूरा कैलकुलेट किया जी। आप मकान बनाते हो जी, पूरा बोरिंग सिस्टम लगा देते हो जी, हर 5 साल बाद रीबोर कर रहे हो जी, मशीन खराब हुई रिपेयर कर रहे हो जी। मैंने पूरा दोनों सिस्टम का कैलकुलेट किया कि अगर हम वाटर लेवल तेजी से ऊपर करके, और जो मैं कर सकता हूँ 4 महीने में कर सकता हूँ, कहीं कहीं पे 16 महीने लगेंगे, मतलब 2 मानसून लगेंगे जी। तो दोनों में खर्च मैंने तुलना कर दी जी। कि आप 1000 फीट से ऊपर पानी उठाओगे जी। तो कितना हॉर्स पावर चाहिए, कितनी बिजली चाहिए। और जब हमने बिजली की भी खर्च कम कर दी, जैसे हमने जो मॉडल्स बनाया है उसमें एक ये भी मॉडल है कि बारिश के पानी से बिना बिजली खर्च किए रेन वाटर से ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल और रसोई का पानी, किचन वाटर हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो वहाँ मुझे बिजली की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि पानी तो ऊपर से नीचे आना है, ग्रेविटी से नीचे आना है ना। तो हम अपनी टंकी की डिज़ाइन इस तरह से कर दिए हैं कि किसी भी मकान, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से वो कनेक्ट करे और हम वो काम कर सकते हैं। तो एक तो फ़ायदा वो हो गया। इसमें आम जनता का एक प्रश्न हो सकता है और एक रिस्क भी हो सकता है। उनको ये लगेगा कि इससे, क्योंकि वाटर हम स्टोर कर रहे हैं अपनी छत पर, तो उससे घर में सीलन आने का भी डर रहेगा। 2 बातें हैं। जो बने बनाए मकान हैं उसमें तो हम मकान के साथ ही सिर्फ
टैंक बनाने जा रहे हैं, वो टैंक पिलर पे होगा, वो डायरेक्ट मकान में आपको सीलन नहीं देगा, नंबर 1। नंबर 2, पहले भी छत के ऊपर, खुद कानपुर में मेरे मित्र के यहाँ मकान के ऊपर ही उन्होंने टंकी बनाई हुई है और सीमेंटेड टंकी है और उनके यहाँ कोई सीलन नहीं होती है। तो अगर हम पर्याप्त सावधानी बरतेंगे ना, सरकारी तो क्वार्टर में भी होगी होती नहीं। थी हाँ। सरकारी क्वार्टर में भी पहले यही होता था। तो ये तो मतलब लापरवाही हो सकती है, तकनीक को, प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो करना कारण हो सकता है, वरना ये कोई नियम नहीं है कि साहब सीलन होगी। सीलन बेवकूफियों के कारण, करप्शन के कारण हो सकता है। वो कमी आएगी ही नहीं। और दोनों मॉडल हमारे पास है। हमको तो सिर्फ पिलर के लिए ज़मीन चाहिए ना, उस पर टैंक रहेगा। उस ओवरहेड टैंक में और मेरे टैंक में अंतर यह है कि अभी जो ओवरहेड टैंक पूरी दुनिया में आप देखते हो, वो छतों से ऊपर है जी। और ऊपर है तो ज़मीन का पानी, ग्राउंड वाटर, बिजली से लिफ्ट किया जी। फिर आपको, चूंकि ऊपर से नीचे सबको सप्लाई कर रहा है, इसलिए आपको लग रहा है आराम से हो गया जी। जबकि कितनी बिजली और कितना खर्च हो गया, वो बिजली हमारी बच रही है। जी। तो हमने तुलना करके देखा कि भैया ये तो फायदे की चीज़ है, बल्कि अगर ये सिस्टम हम जो कमर्शियल लेवल पे लाने में सफल हो जाएं, जिसमें हमें किसी न किसी बार कारणवश, इसके पीछे कई कारण हैं जो विलम्ब हो रहा है, वो अगर हम दूर कर लिए तो 2 साल में हमारे सारे इन्वेस्टमेंट के पैसे आ जाएंगे, बाकी 50 साल तो हमारे पास प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो ये एक हमने तुलनात्मक रूप से सब देख लिया है, फायदा है, ये फायदे का काम है। और जैसे आपने कहा ना कि ये इन्वेस्टमेंट कैसे है, जी। आपकी ज़मीन है 100 वर्ग मीटर, जी। हमने सिर्फ आपसे 3% मान लिया ज़मीन मांगी जी। एक छोटा सा कुआं बनाने के लिए, और वो भी कच्चा कुआं, जी। ताकि हर किसान खुद श्रमदान से भी तैयार कर सके। जी। अब आप सोचिए, कुआं आपका बन गया, 3% ज़मीन चली गई, और मैंने खुद झारखंड के हजारीबाग जिले में जब किसानों से 1 to 1 डायरेक्ट बात करने लगा, अरे साहब हम 3% ज़मीन क्यों दें इस बात के लिए? हमने कहा बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसलिए दोगे कि अभी तो आपको लग रहा है 3% दे रहे हैं, जो आप खुद अपने लिए दे रहे हो। जब अभी एक फसला भी नहीं उपजा पा रहे हो अकाल के दिनों में, और हम आपको गारंटी देंगे कि हर साल 2 फसल कम से कम आप उपजाओगे, तो 97 गुना 2 कितना हो गया? 194%। 194% आप जमीन का फायदा ले रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इससे बढ़िया रिटर्न और कौन देगा? बात सिर्फ समझने की है कि किस तरीके से समझने की है। अभी आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फाइनेंशियल लिटरेसी का पूरा 400 पेज का, 350 पेज का जो एक पूरा लिटरेचर दे दिया है सबके लिए कि निवेश कहाँ करोगे। हम तो कह रहे हैं डायरेक्ट निवेश करो ना, अपना फायदा एक ही साल में डबल ट्रिपल ले लो ना, 2 साल में ले लो, 1 साल में ले लोगे जी, इससे बढ़िया निवेश नहीं मिलेगा आपको। और प्लस आप प्रकृति की मदद भी कर रहे हो, प्रकृति की भी मदद कर रहे हो, आने वाले कल की मदद कर रहे हो। और ये जो क्लाइमेट चेंज की समस्या आ गई है कि कोई मानसून पता चला 1 महीना लेट हो गया, पता चला 15 दिन पहले शुरू हो गया, तो ये अनिश्चितता भले अपनी जगह पे रहे, आप टाइम पे ही बोओगे क्योंकि आपकी धरती में जमीन है और उसके भरोसे आप बो रहे हो जी। 10 फीट नीचे पानी है उसके भरोसे बो रहे हो। 10 फीट नीचे पानी मैं ला चुका हूँ, पूरे देश में ला सकता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। प्रकृति में तो सर वैसे तो हम बात जल पर कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी आज की डेट में एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जिस तरीके से वायु प्रदूषण है, आने वाले समय में दिल्ली फिर से कहीं गैस का चैम्बर ना बन जाए, और AQI ऑलरेडी बढ़ ही चुका है। तो ये जो प्रकृति के अंदर एक इम्बैलेंसिंग है, इस इम्बैलेंसिंग में सरकारें या लोग सब एक दूसरे पर ब्लेम तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक समाधान क्या है इसका? वास्तविक समाधान है, जिसको कहते हैं ना, कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। जो सामान्य बुद्धि का प्रयोग हम लोगों को करना चाहिए, वो हम लोगों ने लगता है कहीं फ्रीजर में बंद करके रख दिया है। जैसे ये तो हम सोच रहे हैं कि साहब कहीं गैस चैम्बर, फिर एब्जॉर्ब करने वाली मशीन लगाएं, जो एयर प्योरीफायर, DAC।
तो ये जो कैप्चर तो आप करेंगे पॉल्यूटेड पार्ट्स का, उसके बजाय प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वो कैसे प्रिवेंशन? आप सड़क पे कहीं कॉमन सेंस मैंने खुद ऑब्जर्व किया, इसलिए बता रहा हूँ कि ये आम आदमी कर सकता था, इनोवेटिव माइंड जिसका होगा, कि साहब ये धूल आती क्यों है? धूल भी तो कारण है ना जी, सिर्फ गाड़ियों का धुआं तो है नहीं, फिर बर्निंग AQI में सभी कुछ आ जाता वो है, भी है, धूल, पॉल्यूशन। सारी चीजें जी, हैं। तो धूल को अभी हम टेकअप करते हैं। धूल में क्या है, जब सड़क के किनारे जब सड़कें बनती हैं, कई जगहों पे ठेकेदार सड़क के किनारे मिट्टी यूं ही छोड़ दिया, जी, और वो सड़क के पक्के लेवल से थोड़ा ऊंचा रहा। बारिश के टाइम में क्या होगा, वो मिट्टी सड़क पे आ पर आ जाएगी। जब तक बारिश है तब तक तो कीचड़ लीजिए, कीचड़ का मजा लीजिए। जी। उसके बाद जब बारिश खत्म हो गई तो गाड़ियां आ जा रही हैं, धूल के धूल मजे। सूख रही है, धूल उड़ रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं आप। अरे भैया, उस ठेकेदार महोदय को फाइन लगाइए कि इसको इतना, कम से कम आप 5 फीट दूर उस मिट्टी को ले जाओगे, वहां डिस्पोज ऑफ करोगे, और डिस्पोजल जो नहीं करेगा उसको ब्लैकलिस्ट करिए, उसको मत दीजिए ठेकेदार, ठेका मत दीजिए। तो एक तो ये धूल वाली समस्या आपकी कंट्रोल में हो जाएगी। इस पर मैंने एक अलग से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया था सफाई के लिए। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि एक कदम स्वच्छता की ओर, जी, जी। मैंने टाइटल रखा है हर कदम स्वच्छता की ओर। अच्छा। अब वो हर कदम स्वच्छता की ओर का जो पीपीटी मैंने तैयार किया, उसमें हमने लखनऊ में टेक्निकल सर्विसेज हेडक्वार्टर में ही श्रमदान से सिस्टम बना करके कैसे सफाई करनी है उस पर एक पीपीटी तैयार। हेडक्वार्टर लखनऊ में? लखनऊ में। अच्छा। अब कैसे करेंगे भाई? तो देख लीजिए आप, किसी भी शहर में, गाजियाबाद में देख लीजिए, दिल्ली में तो इस पर प्रतिबंध माननीय शीला दीक्षित जी ने अपने ज़माने में ही लगा दिया था कि ये बर्निंग वाला काम बंद, प्लास्टिक हो या कूड़ा हो नहीं जलाएगा कोई। इस पर तो बहुत ही बड़ी फाइन, जितना बड़ा आप ट्रैफिक चालान पे लगाते हैं ना, उससे भी 10 गुना फाइन लगाना शुरू कर दीजिए आप, ताकि पूरी तरह बंद हो जाए। नॉन टॉलरेंस। जब आप जलाना बंद कर देंगे तब आप रिसाइकलिंग और रीयूजिंग पर ध्यान देंगे। ठीक है। दुर्भाग्यवश इस पर हमारा कोई रिसर्च हिंदुस्तान में ढंग का हुआ ही नहीं। एक सर फैशन और आ गई है जो हमारे पॉल्यूशन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। प्लास्टिक बॉटल्स में, जो डिस्पोजल बॉटल्स में वाटर आता है, और उसमें भी मैं क्या देख रहा हूँ कि अब 200 ml की वाटर की सप्लाई खूब चल रही है, जो कि कहा जाता है कि वाटर ब्लॉकेज के लिए सबसे बड़ा फैक्टर यही प्लास्टिक है। तो लोग फैशन देखें या समस्या का कैसे, मतलब इस बारे में लोग सोच सकते हैं, किस तरीके से सोच सकते हैं, क्योंकि समझने वाला तो समझना ही नहीं चाह रहा है। दोनों काम करने पड़ेंगे, सरकार को भी और जिसको कहते हैं आप सिविल सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटी का टेक्निकल मतलब जो भी लोग लगाते रहें, सिविल सोसाइटी का मतलब हुआ जो व्यक्ति जागरूक है वो अपना समय का प्रबंधन कुछ ऐसे करे कि कुछ ग्रुप्स बनाए, वैज्ञानिक ग्रुप बनावे, साइंस ग्रुप बनावे, स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाते रहे और प्रैक्टिकल करके। और ये थोड़े बहुत छिटपुट होते हैं, लेकिन वो छिटपुट हैं, इसको बड़े पैमाने पे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और दोनों मिलके या अलग अलग, दोनों एक दूसरे कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री बन के काम करें तो ये संभव है। लेकिन ये करना पड़ेगा। और बल्कि मैंने अपनी पुस्तक में सुझाव दिया है कि हर काम सरकार ना करे, हर काम सरकार ना करे। ये गलती बार बार हो रही है। एसटीपी क्या कर रहे हैं जी? हम तो लखनऊ में गोमती में इतने एसटीपी बढ़ा देंगे। आप एसटीपी बढ़ाते बढ़ाते कहाँ जा रहे हो? खुद दिल्ली में यमुना के पास 1/3 एसटीपी तो डिफंक्ट पड़े थे जब पिछली सरकार गई तब। अब इधर क्या इन्होंने किया है ये 2 साल बाद अध्ययन करके बताएंगे, क्योंकि हम तो इफेक्ट देखेंगे जी। नंबर 1। दूसरा जो ये गंदगी सफाई की बात है, एसटीपी तो एक बिंदु हो गया। तो जनता को भी कुछ करना है, सरकारों को भी करना है, और बनी बनाई लकीर पर चलना जरा बंद कर दें। बनी बनाई लकीर क्या है कि साहब हमने किताबें में बस इतना पढ़ा था तो इंजीनियर साहब सिर्फ उतने सोचेंगे। इसमें R&D की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, रिसर्च की बहुत ज़रूरत है। दुर्भाग्य से वो रिसर्च अकेले में IIT के बदले में खुद ही कर रहा था। अब बाकी लोगों का रिसर्च
नहीं है, वो बातें ज़्यादा हैं। तमाम लोग आपको, एक तो ये बीमारी जो बहुत बड़ी बीमारी हिंदुस्तान में आ गई है, ठीक है, हम मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचने तो जा रहे हैं। कई दोस्तों को मैंने देखा कि बस 1 सेकंड भी नहीं हुआ, उस हमने पोस्ट किया और तुरंत उसने लाइक करके वो आगे बढ़ गया, जबकि उसने देखा ही नहीं था कि हमने क्या लिखा है, क्या वीडियो डाला। तो लाइक तो आपको मिल जा रही साहब, हमारे पास इतने लाइक करने वाले हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अध्ययन किसी ने नहीं किया, और फॉलो करना तो और दूर की बात है। अध्ययन जब किया ही नहीं तो फॉलो क्या करेगा? 2 मिनट के लेख में 30 सेकंड में लाइक आ जाता है। तो ये सिर्फ लोग समझते हैं कि व्हाट्सएप पे ही हर समस्या का समाधान करें। धरती पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, फिर मैं बार बार उनको कोट कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी को, कहा कि सप्ताह में 2-2 घंटे श्रमदान करो। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा जोड़ देता हूँ 1977-79 के टाइम की जनता सरकार की, जब कर्पूरी जी बिहार में चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने फूड फॉर वर्क स्कीम, काम के बदले अनाज योजना, जो तो रूपांतर में अभी मनरेगा बन गया है, कि भाई ठीक है, जिसके पास अन्न नहीं है तो ये काम करो, ये तालाब बनाओ, ये मिट्टी खोदो, हम तुम्हें अनाज दे रहे हैं। तो उन्होंने उस तरह से आगे बढ़ाया था, और इसका असर होना काफ़ी शुरू हुआ था। वो ज़मीनी काम होते थे 2 साल में, मैंने देखा है अपने गांव भी में भी मैंने देखा है। तो उस ज़मीनी काम को प्रोत्साहन देना है, और जो काम सरकार कर रही है ना, उसका 25% बजट आप अपार्टमेंट वगैरह को ही पुरस्कार के रूप में दो, ग्रांट के रूप में नहीं जी। तो पुरस्कार का पुरस्कार भी उसको मिलेगा, बल्कि जितना लागत मूल्य है उतना आप पुरस्कार दे दो, आपके 25% बजट में ही सब हो जाएगा। आप अगर ये करना शुरू कर दिया ना, तो आप मान लिया गंगा अपार्टमेंट है, मैं मान लिया कि जमुना अपार्टमेंट हूँ, मैं सोचूंगा भैया जमुना वालों को फर्स्ट करना है, हम लोग सब हो सकता है 5-10% अपना भी जेब से लगा दें और हम उसको पूरा करेंगे और फर्स्ट होंगे। आप अपना कुछ लगा दोगे, आप फर्स्ट करना चाहोगे, और आपको भी पुरस्कार मिलना है, हमको भी पुरस्कार मिलना है, काम के लिए मिलना है। जी जी। और जब पुरस्कार संस्कृति बनेगी, तब वास्तव में कार्य संस्कृति और तेजी से बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि एक संस्कृति डेवलप करने का समय है, तरीका है। जी सर, ऐसी कोई 5 गलतियां बताइए जो आपको लगता है कि आम इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में करता ही करता है जल प्रबंधन को लेकर के। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आम आदमी के साथ साथ सरकार और अधिकारियों से एक अनुरोध भी करूँगा, और मैं गलतियाँ ढूंढने में माहिर नहीं हूँ, मैं समाधान करने में सुझाव दे सकता हूँ। गलतियाँ तो ढूंढने के लिए यहाँ सिर फोड़ावल करते हुए लाइन लगे हुए हैं लोग, तो मैं वह नहीं करूँगा, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हम सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ा सकते हैं, और वो ये है कि अब जैसे सरकारें हैं, स्टार्टअप इंडिया आपने शुरू किया, फिर लंबे एक्ट, शायद कोई अगर होगा तो यही होगा, 350 पेज की पुस्तक। अब कंपनी एक्ट में ठीक है, बाकी सावधानियां सब कुछ है, लेकिन ये बड़ी कंपनियों के लिए होनी चाहिए। भाई कंपनियों में भी आप स्मॉल मीडियम लार्ज एंटरप्राइजेस के हिसाब से कंप्लायंसेज में थोड़ी सॉफ्टनेस छोटी कंपनियों के लिए होना बहुत ज़रूरी है। इसके कारण नई स्टार्टअप कंपनियां अपनी रीढ़, उनकी कमर टूट जा रही है। यहाँ पर जो आपने बात करी है, सरकार ने कहीं पे भी ये वादा नहीं किया कि आप प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम करें। सरकार उसके लिए ओपीसी भी लेकर गई, 1% कंपनी। सरकार उसके लिए एक सोल प्रोप्राइटरशिप भी लेकर गई, जहाँ पर आप बहुत एक साधारण तरीके से सिर्फ अपना पैन नंबर लेकर के और जीएसटी नंबर लेकर के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और इन कॉम्प्लायंसेस से आप बच सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड फर्म एक बिजनेस वेंचर और एक एक्सपेंशन के पॉइंट से सरकार ने उसके लिए कंपनी एक्ट बनाया है। तो सबके अपने अलग अलग रोल हैं, सबके अपने अलग अलग तरीके हैं। जब आप एक लीगल एंटिटी फॉर्म कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड पे, तो वहाँ पर जो सीए और सीएस का रोल है वो उन कॉम्प्लायंसेस को पूरा करने के लिए ही है। तो यहाँ पर आप उसको किस तरीके से अलग अलग देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं स्पष्ट कर दूं, ठीक है, हम प्राइवेट फर्म या पार्टनरशिप फर्म या सिंगल एंटिटी या अकेला बिजनेस, ये तो पूरे हिंदुस्तान में लोग कर रहे हैं। ये एक बिजनेस, एक बात हुई। हम अगर आप मास लेवल पे परिवर्तन चाहेंगे, कहीं दिखाना चाहेंगे कि सब हमने क्या काम किया, तो आप सरकारी ठेके भी ले सकते हैं।
शुरू में आप कुछ ना कुछ उनको गुंजाइश दीजिए, क्योंकि उस जिसने बंदे ने काम किया, इनोवेशन पर जोर दिया, सही मॉडल पर जोर दिया, वो बाकी चीज़ों में उसमें कमी है, पैसे की हो सकता है उसके पास कमी हो, और तो उनके लिए भी मतलब एक कैटेगरी छोटी सी बना दीजिए अलग से, वो करना जरूरी है। क्योंकि हम किसी, मान लिया जाए कि किसी शहर में या किसी एक सेक्टर में हम अपना रियल दिखाना चाह रहे हैं कि साहब ये हम क्रांतिकारी परिवर्तन कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल फर्म में वो लिमिटेशन है, वो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, अब व्यक्तिगत बजट से हम कर सकते हैं, दूसरा था सरकारी कम्युनिटी लेवल पे करें, तो दोनों में दोनों की बात है, ये तो हम कर सकते हैं। प्राइवेट पार्टनरशिप वाला आपने सही कहा, ये कर सकते हैं। तो ये तो एक बात हुई, लेकिन आपने और 4 बातें कही हैं कि और भी कमियां हैं, और कमियां जनता की हैं। लेकिन जनता की कमियों के लिए जैसा कि मैंने बताया कि 2 तरीके हैं। अगर फ्रैंकली बताऊं, अगर सरकारें डरती हैं कि हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ लागू कर देंगे तो जनता हमें वोट नहीं देगी, इससे बचने के लिए एक हमने तरीका आपको बताया कि साहब आप प्रोत्साहन मेथड अपनाइए कि हर सेक्टर को, ब्लॉक को, अपार्टमेंट को वो आज़ादी दीजिए कि ठीक है, हम गवर्नमेंट का बजट जो हम वाटर रिचार्ज सिस्टम्स बनाने के लिए, रिचार्जिंग के लिए, तालाब के लिए जो दे रहे हैं उसका 25% रोक लें, और इसको हम अपार्टमेंट्स में कंपटीशन करवा दें सब में, और उनको आप दीजिए। तो ये प्रोत्साहन देने के तरीके में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बात है, बिल्कुल ठीक तो बात वो है। तरीका तो है ना जी तो गलतियां होती है, लेकिन उसका सकारात्मक रास्ते भी हैं, जी वो भी हमारे पास है फॉर्मूला। ऐसे लोगों को सरकार चुन चुन के पहले अपने नज़दीक लावे, और उनको कह दे कि ठीक है भैया, ये ब्लॉक, ये जिला, ये सब डिवीज़न आप पहले वहाँ करके दिखाओ, आपको हम पूरी छूट दे रहे हैं, खुली छूट दे रहे हैं। तो मैं सर वापस फिर से अपने सवाल पर आता हूँ। मैंने पूछा कि 5 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आम जनता को सुधारने की जरूरत है, जिससे वाटर मैनेजमेंट अच्छे से हो पाए और वाटर क्राइसिस ना हो। वाटर मैनेजमेंट के लिए और वाटर क्राइसिस के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए, एक पहली बात तो है कि आम आदमी करता क्या है, ज़मीन खरीद बिक्री किया, तो जब आप खरीदते हैं, बेचते हैं, फिर आप इंतज़ार करते हैं कि पहले नक्शा पास होगा, उसके बाद हम उसमें वाटर रिचार्ज सिस्टम का प्रोविज़न बनाएंगे। मैंने इस बात को अपनी पुस्तक में शुरू में ही स्पष्ट कर दिया है कि जैसे ही आपने प्लॉट लिया, तो कभी न कभी पानी की तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, कभी न कभी तो आप एक बोरिंग करोगे, उसमें सबमर्सिबल पंप सेट वगैरह लगाओगे, काम कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए करोगे, अपार्टमेंट बनाने के लिए करोगे जी। तो आप शुरू में ही पहले उस कैंपस का, और अगर आसपास की जगह खाली हो तो कच्चे ट्रेन से वहाँ पर रेन वाटर रिचार्ज ट्रेंचेज आप सिर्फ जेसीबी मशीन घुमा दो एक बार, 1000 रुपया भी नहीं खर्च होगा एक दिन में। एक दिन के लिए लाओगे आप, पहले तो सारा पानी वहाँ रिचार्ज करना शुरू कर दो। पहला काम, बाद में नहीं, पहला काम पहले रिचार्ज करो। जी ये गलती तो पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, जी सरकारें भी कर रही हैं, सरकारें भी जमीन एक्वायर करती हैं। जी अभी बुंदेलखंड में सोलर सिस्टम्स के लिए ज़मीनें एक्वायर की गई, सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। जी तब तक सिर्फ जेसीबी मशीन से, जो 2.5 फीट गहरा कर सकती है, 2.5 फीट चौड़ा कर सकती है, एक बार जहाँ घुमा दोगे वो चारों तरफ मिट्टी भी कर दिया, पानी रोक दिया, आप रिचार्ज करने के लिए रोक कौन रहा है? बुंदेलखंड देखिए कितना हरा भरा हो जाएगा। जी। और जो आपने कहा ना कि दूसरा, तीसरा, तीसरी, चौथी गलती, 5वीं गलती, दूसरी गलती तो है टाइम मैनेजमेंट। हम लोग सोचते हैं अरे हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। सच्चाई ये है कि टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी ही नहीं गई है लोगों को, और देनी पड़ेगी। 14वीं सदी तक भी कहिए कि 18वीं सदी तक भी काफ़ी हद तक हमारे सिस्टम ठीक ठाक थे अंग्रेज़ों के आने के पहले। तुगलक आए, तुर्क आए, मुग़ल आए, तो हमें कम्युनिटी लाइन पे हमारे साथ अत्याचार किया, लेकिन अंग्रेज आए तो हमारी अर्थव्यवस्था ही ध्वस्त कर दी। तो अब उसका रास्ता है, ये गलतियां हम बार बार कर रहे हैं। कि गलतियां ये हो रही कि हमारी कार्य संस्कृति पूरी तरह ध्वस्त हो गई, हमारा मनोबल गिरा दिया गया, हमारा मनोबल बहुत ऊंचा था। तो पहले तो हम अपने मनोबल पे वापस आएं। और आज ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि भारत सरकार ने एक पुस्तक निकाली है,
400 से ज़्यादा पेज के हैं, 430 पेज संभवतः, जिसमें उन्होंने 14वीं सदी में भी केरल में या भारत में हम मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दुनिया से कैसे यूनिक थे, न्यूटन से कैसे आगे थे, वो सब सारी चीज़ें दी हैं। तो सरकार भी मनोबल ऊंचा करने का प्रयास कर रही है। जनता की कमी ये है कि इन अच्छी बातों के लिए उसके पास समय नहीं है। अब ये समय का मैनेजमेंट कैसे किया जाए? तो सिंगापुर के जो मॉडर्न आर्किटेक्ट रहे हैं सिंगापुर के, उन्होंने क्या किया था, लेडीज़ को पूछा आप लोग क्या करती हो? वो खाना बनाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, इसमें टाइम बर्बाद, वो कितना लगता है? इतना टाइम लगता है, चलिए आपके लिए हम इकट्ठा खाना बनवाते हैं, आप देश के लिए ये काम कर सकते हो, करो, आपका सबका टाइम बच गया। तो देश जितना अर्न करेगा वो ज़्यादा है, और सामूहिक खाना बनेगा तो कम टाइम में कम खर्च में सबका काम भी आसान हो गया। सब लोग, आप गाड़ी से जा रहे हैं, अपना पेट्रोल खर्च करके सब्जी खरीदने के लिए मैं भी जाता हूँ, वो हमारा बच गया, टाइम बच गया। तो ऐसी तमाम चीज़ें शुरू की जा सकती हैं, लेकिन वही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, जब तक नेताओं का समय नहीं बचाएंगे, ब्यूरोक्रेट तो फिर यही इंतज़ार करते रहता है, अरे किसकी सरकार बना रहे हो, बिहार में किसकी सरकार बना रहे हो, इसी में टाइम गुजर जाता है ब्यूरोक्रेट्स का। सॉरी, लेकिन मैं भी तो उसी में से आया हूँ, लेकिन फिर भी मेरी गलती है, मैंने बता दिया। एक ज़रूरी बात जो छूट गई, आर्टिकल 51A का H, मतलब संविधान को देखिएगा तो मतलब 8वां बिंदु, वह कहता है वैज्ञानिक दृष्टि का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, क्यों, क्या, कैसे, क्रॉस चेक करना, एक्सपेरिमेंट करना, ऑब्जर्वेशन करना, इन्फ्रेंस करना। तो वैज्ञानिक दृष्टि का विकास करना इस हिंदुस्तान में ज़रूरी है। अगर हम PIL फाइल करके सुप्रीम कोर्ट से सरकार के लिए एक निर्देश करें कि कृपया आप विचार करें कि इसको लागू करें फंडामेंटल राइट की तरह, और ये सरकार की जिम्मेवारी सिर्फ नहीं है, ये नागरिकों की जिम्मेवारी है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन करना। अगर आपने ये कर दिया तो 5 गलतियां क्यों, 500 गलतियां होंगी, सबके रास्ते निकल आएंगे। कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ कि आपने किसी को कोई गलती करते देखा और आपको उस पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आई है, जब वो गलती जल से संबंधित गलती हो? गुस्सा तो शुरू में आता था कुछ दिनों के लिए, फिर हमने, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा ना कि गुस्सा को संचित करना सीखो, ठीक से खर्च करना जी। तो उसकी जगह पे हमारे इमोशन से मैं हंस देता था, हंस करके उसको बढ़िया से स्पोर्ट्समैन की तरह समझाता था कि भैया ऐसा करोगे तो तुम्हारी लोकप्रियता बढ़ेगी, तुमको लोग भले आदमी कहेंगे, तुम दूसरों के गुरु बनोगे। तो वो गुस्सा हमारा सही काम करना शुरू किया, कुछ लोगों पे नहीं किया। कितने % लोग आपको ऐसे मिले जो आपको लगता है कि इतने % लोग तो सुधर जाते हैं और अपनी गलती को मान करके उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं? जो तथाकथित सुधारने वाले लोग हैं ना, वो भी बस यूट्यूब लोकप्रियता के और मीडिया लोकप्रियता के शिकार हो गए हैं। उनको रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, बस हमको ये पुरस्कार मिलने जा रहा है, हम देखो इतने अच्छे फोटो में आ रहे हैं, बस। तो सच्चाई ये है कि एक्सेप्शंस हैं अच्छा काम करने वाले, सिर्फ मतलब ग्राउंड रियलिटी पे काम होना बहुत जरूरी नहीं है। कर रहे हैं लोग कर नहीं रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे ही काम होना बहुत जरूरी है। सर, चलते चलते आप ऑडियंस के लिए कुछ टिप्स देना चाहें जो उनकी जीवन को सुलभ और भविष्य के लिए सुनहरा बनाए? बिल्कुल सही भाई। सारे ऑडियंस, सारे भारत के नागरिक के लिए मेरी विनती है, प्रार्थना है, सुझाव है कि कम से कम आप अपने बच्चों की तो चिंता करते ही होंगे, तो अपने बच्चे मतलब अगली पीढ़ी के लिए, अगली पीढ़ी क्या, कल की चिंता करो, मई जून में क्या होने जा रहा है उसके लिए। अभी भारत में गैर मानसून वर्षा 25% होती है, मानसून तो रिट्रीट कर गया, चला गया। अब ये जो 25% बारिश जून के पहले होने वाली, 15 जून के पहले, 1 जून के पहले, उसको बचाने के लिए बिल्कुल कम खर्चीले उपाय, मेरी पुस्तक पढ़ो और उसको लागू करो, करना शुरू करो। ये आपके फायदे की चीज़ है, आपको कई गुना फायदा पहुंचाएगा जो कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। एक बार इस पुस्तक का नाम फिर से ले दीजिए। ऐ मेरे प्यासे वतन, यह है मेरी पुस्तक का शीर्षक। धन्यवाद मोदी जी, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इस जनता को बार बार फिर मैं आह्वान कर रहा हूँ, जैसे
स्वामी विवेकानंद ने कहा ना, विवेकानंद राष्ट्र को आह्वान, तो उस आह्वान को मैं फिर दोहरा रहा हूं, फिर स्वामी विवेकानंद की कसम, आप में इतनी ऊर्जा है कि आप खुद आज से ही करना शुरू करो जो कुछ भी बातें हुई। धन्यवाद।